नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण विधिहलवा से हम लोगों ने एक पदयात्रा शुरू की है। आज उस पदयात्रा को करीब 11 महीने होने को हैं। पिछले 11 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए समस्तीपुर में मैं पिछले कई हफ्तों से चल रहा हूँ। अभी आने वाले 7-8 दिन अभी समस्तीपुर में और रहेंगे। 20 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर पहुँच जाऊँगा। इस पूरी यात्रा के दौरान जो आंखों से देखा, जो लोगों से बातचीत करके अनुभव हुआ, करीब 3500 से ज़्यादा गाँव में अभी तक हम लोग गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पदयात्रा का जो स्वरूप है, ये ऐसा नहीं है कि कोई लोगों के हुजूम के साथ नेशनल हाईवे पर या राष्ट्रीय राज्य और राजकीय राजमार्ग पर झंडा बैनर के तहत लेकर हम निकल जाएं। पदयात्रा का स्वरूप ये है कि सिर्फ पैदल चलना ही नहीं है, गाँव में रहना है। तो पिछले 11 महीनों से हम लोग इसी तरीके के कैंप की सेटिंग में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को जानने समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही मेरे साथ जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, ये भी एक प्रयास है कि इन स्थानीय समस्याओं का रास्ता निकाला जाए, हल निकाला जाए। हर पंचायत में कैसे बिहार में विकास हो सकता है, उसकी एक योजना बनाई जाए 10 वर्ष की। अभी तक का जो अनुभव रहा उसके हिसाब से बिहार में गरीबी तो है ही, बेरोजगारी और पलायन ये लोगों के नज़र में सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है। ये तो आप सबको, पत्रकारों को या अदरवाइज भी लोगों को मालूम है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो हम लोगों ने देखा, उससे इस समस्या के गंभीरता का, उसके विकरालता का अनुभव हुआ। साथ ही उसके सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं वो भी देखने को मिला। गांव में ज्यादातर जगह 40 से 50% जो युवा है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वो गांव में रह ही नहीं रहा है। या तो पढ़ाई के लिए या रोजी रोजगार मजदूरी के लिए गांव छोड़कर वो चला गया है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर जगहों पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े ही मिलते हैं। जिन प्रखंडों में, जिन गांव में बाढ़ की समस्या है, वहां पर पलायन का स्तर तो 60-70% है। और एक जो और सोच लोगों की है कि गरीब आदमी बिहार से पलायन करता है, ये भी गलत है। सिर्फ गरीब आदमी पलायन नहीं कर रहा है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो अच्छे आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों को भी पलायन ही करना है। ये अलग बात है कि गरीब आदमी मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है और जो समृद्ध परिवार के लोग हैं वो पढ़ाई और नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। इसका जो सामाजिक पहलू है कि बिहार में इस बेरोजगारी और पलायन की वजह से पारिवारिक ताना बाना टूटता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग गांव में जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जहां पर माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। ज्यादातर गांव में ये तीनों पीढ़ी के लोग साथ में नहीं रह रहे हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है वो सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। जो बड़े मध्यम वर्गीय और बड़े किसान हैं, जो यहाँ व्यवसायी हैं, उनकी भी चिंता है कि उनके बाल बच्चों को नौकरी मिले। क्योंकि जो खेती किसानी का यहाँ जरिया है या जो रोजगार है, व्यापार है, वो इतना बेहतर नहीं है कि लोग अपने बच्चों का भविष्य उसमें देख सकें। तो गरीब, पलायन और बेरोजगारी ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं, ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। दूसरा एक जो समस्या बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, बिहार में उद्योग धंधे के नाम पर पिछले 8-9 जिलों में जहां पर भी मैं गया, कोई आपको इंडस्ट्री है ही नहीं। बिहार में 2 ही उद्योग चल रहा है, एक शराब का उद्योग और एक बालू का उद्योग। जिन लोगों को भी कुछ रोजगार मिला हुआ है, सही या गलत, वो शराब के अवैध कारोबार में या बालू के अवैध कारोबार में ही आपको दिखता है।
अगर रोड पर 50 ट्रक चलता हुआ दिखेगा तो आधे से ज्यादा ट्रक ये बालू और शराब से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं। तो बिहार में मेरी समझ से 2 उद्योग पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो है शराब का धंधा और बालू का धंधा। बाकी यहाँ पर जो भी फैक्ट्री थी, जो भी उद्योग धंधे थे, करीब करीब सब वो बंद हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों ने दिखाया, जो समझ में आया, वो है किसानों की। कृषि प्रधान राज्य है, समाज का एक बड़ा वर्ग कृषि पर आधारित है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, गांव देहात में चलते हुए लोग बता रहे हैं कि बिहार में भी पहले 10 बरस पहले जो किसान थे, मध्यम वर्गीय किसान भी थे, छोटे किसान भी, वो खेती करके, मेहनत करके, अपना पेट काट के, सतुआ खा के 5 साल 8 साल में खेती करने के बाद ऐसी आशा अपेक्षा उनकी होती थी कि 1-2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा जमीन वो खरीदेंगे। आज बिहार में किसानों की स्थिति ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई दूसरा रोजी रोजगार व्यापार नहीं है, तो और अगर घर में कोई संकट आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी के बेटी की शादी लग जाए, तो किसान को अपना 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। बिना बेचे उसका काम नहीं चल सकता। अब ये किसानों की हालत क्यों है? उसके 3 मूलभूत कारण मुझे अभी तक समझ में आ रहे हैं। पहली समस्या है यहाँ भूमि सुधार का लागू नहीं होना। भूमि सुधार के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ पर जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहुत बड़ी परेशानी लोगों को है। अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में 60% लोगों के पास, मतलब 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर यह आंकड़ा है 38%, मतलब देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। तो भूमिहीनों की सबसे बड़ी संख्या देश में आज बिहार में है। लेकिन उससे बड़ी समस्या जो भूमि को लेकर है कि जो 40 लोग के पास जमीन है जो खेती कर रहे हैं, उसमें 35 आदमी ऐसा है, लैंड होल्डिंग का पैटर्न अगर आप देखिएगा तो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघे से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती होती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। आप खेत में वही उपजा पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए। सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है कि बिहार में खेती करने वाले जो लोग हैं उसमें 3 से 4% लोग ही खेती करके कमाई कर पा रहे हैं। बाकी लोग या तो खेत में मजदूर हैं या खेती करके अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं। दूसरी बड़ी जो किसानों की यहाँ समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है, ये सब लोग जानते हैं। करीब करीब आधी कृषि योग्य जमीन जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। ये समस्या तो लोग जानते हैं, बात करते हैं, आप लोग लिखते भी हैं। जो दूसरी बड़ी समस्या हमने देखी कि जो जमीन बाढ़ से प्रभावित नहीं है वहां पर या तो जल सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो सूखे से प्रभावित है। अगर आप सूखे से बच गए तो जल जमाव से फंसे, और अब दोनों से बच गए तो नदियों के कटाव का जो मामला है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो जल प्रबंधन, जल संसाधन डिपार्टमेंट है, जल का कुप्रबंधन है। रोड पर हम लोग पंचायतों में चल रहे हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि रोड के एक साइड लोग बताते हैं कि भैया यहाँ बाढ़ आया हुआ है, और उसी रोड के दूसरे साइड लोग बता रहे हैं कि सूखे से फसल बर्बाद हो रही है। सिवान से जब मैं चला हूं, गोपालगंज के बाद से सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर में जल जमाव की वजह से मुझे लगता है कि 10,000 से ज्यादा एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है। आपके समस्तीपुर में भी शायद ही कोई ऐसा प्रखंड अभी तक हमको मिला है जहां किसानों ने जल जमाव की समस्या की बात नहीं की है। हर पंचायत में, हर प्रखंड में 2-4-5 हजार एकड़ जमीन ऐसा है जिससे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इन दोनों के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, इन सारी परेशानियों के बाद किसान जो फसल उपजाता है बिहार में, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती है। एक सरकारी सर्वेक्षण है, ये भी आप इसको याद रखिए,
जो बताता है कि बिहार में जो किसान फसल उपजाता है उसको अगर उसकी सही कीमत मिल जाए तो हर साल बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। इसका मतलब ये है कि लोग इतना नुकसान सह रहे हैं इतने कम दाम पर अपना अनाज बेचकर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब हमने पदयात्रा शुरू की तो धान का कटनी हो रहा था। धान का सरकारी मूल्य है 2030 रुपया, जबकि बिहार में ज्यादातर लोगों ने धान बेचा 1300, 1400, 1500 रुपया में। और ऐसा नहीं है कि ये इस साल हुआ है, पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकलवाया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग बात करते हैं कि पंजाब में किसान कितना समृद्ध है। किसान पंजाब में समृद्ध इसलिए है कि पिछले इन्हीं 10 सालों में 70% धान और 75% गेहूं सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदा है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर आपने 2000 का धान 1300 में बेचा है तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इन 3 समस्याओं की वजह से बिहार का जो किसान है वो खाने और पेट भरने से आगे किसानी के जरिए कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो किसान तत्कालिक समस्या बताते हैं, खाद और बीज की कालाबाजारी, खासकर यूरिया को लेकर जो यहाँ परेशानी है, यूरिया की जो किल्लत है, 277 रुपया का यूरिया लोग 300-350 से लेकर 1200 रुपए तक खरीद रहे हैं। जो क्षेत्र नेपाल से जितने करीब हैं वहां पर यूरिया की कीमत उतनी ही ज्यादा है। क्यों इसकी यूरिया की किल्लत क्यों है? 2 वजह जो समझ में आ रही है कि एक तो केंद्र सरकार से यूरिया कम आ रहा है, दूसरा जो यूरिया आ रहा है वो बड़े पैमाने पर नेपाल तस्करी के माध्यम से जा रहा है। नेपाल में भारत के इसी यूरिया की कीमत 1400 रुपए प्रति बैग है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर 1400 रुपया में नेपाल पर बिक रहा है तो यहाँ पर 277 का यूरिया जो बेच रहा है उसको तो नुकसान है। इसके साथ साथ जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं वो भी यूरिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको गांव देहात पंचायत प्रखंड में यूरिया की बड़ी किल्लत दिख रही है। बेरोजगारी, पलायन और किसानों के बाद जो तीसरी बड़ी सर्वव्यापी समस्या दिखी लोगों की नजर में वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम लोग भी यहीं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन जिले के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर 1-2 विद्यालय ऐसा जरूर था जहां पर लोग समझते थे कि पढ़ाई करके जीवन आगे सुधर सकता है। जिलों के स्तर पर 1-2 ऐसा, जिले में 9 भी हो तो कमिश्नरी में 1-2 ऐसा कॉलेज था। लंगट सिंह कॉलेज है, सीएम साइंस कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, जहां पर लोग समझते थे कि अगर हम चले जाएं, पढ़ाई हो जाए तो हमारा जीवन सुधर सकेगा। हम लोग इसी रास्ते से आगे बढ़े। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, अब कोई भी विद्यालय, कॉलेज यहाँ नहीं बचा है जहां सही मायनों में पढ़ाई हो रही है। समाज के नजर से स्कूल की, विद्यालय की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने का सेंटर है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से बिहार में ये परेशानी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत विश्वास से कि शिक्षकों की गुणवत्ता का न होना शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे एक छोटा सा पहलू, महत्वपूर्ण है लेकिन छोटा पहलू है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज में तो शिक्षा मित्र नहीं है, नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई का ध्वस्त होना जो है ये दिखाता है सरकार की पढ़ाई को लेकर उदासीनता। पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है वो नियोजित शिक्षकों और उत्क्रमित विद्यालयों का के कंधों पर है। किसी ने समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि जहां पर स्कूल बनाए जा रहे हैं वहां पर शिक्षक है कि नहीं, जहां शिक्षक है वहां स्कूल है कि नहीं। नतीजा ये हुआ है कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है।
और कॉलेज में जहां तीनों है, बिल्डिंग भी है, टीचर भी है, हजारों की संख्या में छात्रों ने नामांकन करा रखा है, वहां तीनों है लेकिन पढ़ाई ही नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को इतिहास सबसे बड़ा काला अध्याय बताएगा। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, नहर में पानी नहीं है, कल हो कि एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां बिहार की इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से निकली, अब अगर कल अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी इन लोगों को शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा पूरे जीवन। इन 3 बड़ी समस्याओं के बाद 4 केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की जो 4 सबसे बड़ी योजना है, मैं उस पर टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो मैं आपको 3500 गांव में चलने के बाद ये बता सकता हूं कि बिहार में किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, उनको हर महीने 3.5 से 4 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रखंड और जिले के स्तर पर हर महीने गरीबों के नाम पर आने वाले अनाज से प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए की दर से लोग घूस ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और इसमें वहां के स्थानीय विधायक भी ज्यादातर जगहों पर शामिल हैं। उनका भी बजाता 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के दर से हिस्सा हर महीने पहुंच रहा है। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ आवास की लेकर हर गांव में लोग मांग करते हैं, भैया इंदिरा आवास नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादातर जमीन पर आज भी जिन लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है वो इसको इंदिरा आवास के नाम से ही जानते हैं। लोगों को उसी नाम से फायदा भी, कुछ लाभ भी मिला है। लोगों को, लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए 1,40,000 रुपया योजना के तहत मिलना है। लेकिन जो जमीन पर हकीकत है कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बनना है तो आपको 20 से 40,000 रुपया तक प्रति लाभार्थी प्रति घर आपको देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां पर लोगों को 25,000 से 40,000 रुपया लग रहा है। कहीं कहीं जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी अफसर तो पैसा लेगा ही लेगा। 20,000 रुपया से कम में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलने की कोई संभावना बिहार में अभी तक नहीं है। तीसरी एक जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें घर घर शौचालय बनाया गया है। इतने गांव में हम गए हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिना गमछा बांधे हुए आप गांव से निकल जाइएगा। इसलिए कि आज बिहार के ज्यादातर गांव में आज भी खुले में शौच वहां के जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाने के नाम पर प्रति लाभार्थी 2,000 रुपया अधिकारियों ने लोगों से लिए। उसके बाद लोगों ने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। चौथी बड़ी योजना है केंद्र सरकार की मनरेगा की। जब मैंने चलना शुरू किया था तो मेरा ये अंदाजा था कि मनरेगा के बहुत सारे लोग काम करते हुए या मनरेगा का काम हमको होता हुआ दिखेगा। अभी तक हमको मनरेगा का कोई सक्रिय काम नहीं मिला। लोग रास्ते में चलते हुए बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है या मिट्टी भरी गई है या पंचायत भवन आंगनबाड़ी सेंटर में मनरेगा के मजदूरों का उपयोग हुआ है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक कोई मुझे मिला ही नहीं। इसको अगर हमने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया बिहार के गरीबों को मनरेगा के तहत मिल सकता था तो 61 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर आए ही नहीं। और जो 39-40 रुपया लेकर आए उसमें 40 से 50% की दर से मनरेगा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, लोग पीसी काट रहे हैं। तो ये स्थिति है केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाओं का। जो 2 योजनाएं हैं, जिस 2 क्षेत्र है जहां पर सुधार दिखा है वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर
चाहे वो केंद्र सरकार की सड़क हो या राज्य सरकार की सड़क हो, राष्ट्रीय मार्ग और राजकीय मार्ग उसमें सुधार दिखा है। लेकिन जहां तक पंचायती राज की सड़क है, ग्रामीण कार्य की आरईओ की सड़क है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति करीब करीब वही है जो पिछले 15-20 साल पहले हुआ करती थी। अभी मैं आपके क्षेत्र में आया हूं, वारिसनगर में, जो यहाँ की मुख्य सड़क है प्रखंड की, आप उसकी हालत आप लोग देख ही रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि 10 बरस से इसी दुर्दशा में है। तो जो लोग भी बिहार में सड़कों की स्थिति बेहतरी की बात करते हैं, उनको इसका फर्क समझना चाहिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ठीक हो गया, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, जो प्रखंड और पंचायत गांव की सड़क है, वो पहले या पहले से भी बदतर या उसी हालत में है। इसके बाद जो एक क्षेत्र है जहां सुधार दिख रहा है वो है बिजली। निश्चित तौर पर बिजली बिहार के हर गांव हर घर में पहुंच गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है, हर जगह बिजली दिखी है। बिजली को लेकर जो समस्या है वो है बढ़े हुए और गलत बिल का आना। जो कटिहार बरसोई में अभी घटना हुई है, इस बात को मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि हर गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि भैया बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। 2000, 6000, 10,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक भी लोगों ने अपने बिल दिखाए हैं। एक बार अगर गलत बिल आपको आ गया तो आपके पास अब कोई उपाय नहीं है। DCLR के कार्यालय का चक्कर लगाते रहिए या लोक अदालत में घूमते रहिए, बिजली का कनेक्शन आपका कट जाएगा, कोई सुनवाई है नहीं। तो आप देखेंगे, ये मेरा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में बिहार में बढ़े हुए बिजली के दर ये बहुत बड़ी सामाजिक राजनीतिक चुनौती बनने वाला है। राज्य सरकार की जो 4 बड़ी योजनाएं हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहली योजना 7 निश्चय की थी, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को सहायता देना, भत्ता देना। 2015 में यह तय किया गया था कि 18 से 35 साल के सभी बेरोजगार युवा को हर महीने 1,000 रुपया कम से कम दिया जाएगा, ताकि उसको मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े। इस योजना को न शुरू किया गया, न इसका कोई लाभार्थी अभी तक हमको मिला है। दूसरी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2015 में यह अनुमान किया गया कि अगर 12वीं के बाद बैंकों के जरिए से लोगों की मदद की जाए तो किसी भी परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 12वीं के बाद पैसा जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। 2015 में अनुमान था कि करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को इसकी जरूरत या इसका लाभ मिल सकता है। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 8 वर्ष में 10 लाख लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिला। इस योजना को भी धीरे धीरे लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तीसरी बड़ी योजना जिसकी चर्चा आप लोग बहुत करते हैं वो है नल जल योजना। 7 निश्चय में ये योजना बनाई गई थी कि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचे, और उस समय का अनुमान था कि इस 5 वर्ष में इस काम को किया जाएगा और इस पर 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सरकार का दावा है कि 2/3 नल जल योजना चल रही है। मेरा अपना विश्वास है 3500 गांव में जाने के बाद कि 2/3 से ज्यादा नल जल योजना नहीं चल रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, या बनने के बाद कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गई रख रखाव के अभाव में। और एक जो तीसरी बड़ी समस्या आ गई है वो है जिस जमीन पर नल जल योजना बनी है उसके मालिकाना हक को लेकर। ये योजना बनाते समय वार्ड सदस्यों को जिम्मेवारी दी गई थी कि किस जमीन पर ये योजना बनेगी। ज्यादातर वार्ड सदस्यों ने या तो अपने ही जमीन पर इसको बनवा लिया या अपने दोस्त मित्र राजनाता रिश्तेदार की जमीन पर बनवाया। उनको ये समझ थी कि जब योजना ये बन जाएगी तो 6,000-8,000 रुपया उनको हर महीने जमीन का रेंट के तौर पर, किराए के तौर पर मिलेगा। अब हुआ ये कि ज्यादातर वार्ड सदस्य चुनाव हार गए। हारने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करें क्या। जो नए वार्ड सदस्य आए हैं उनको उसका मालिकाना हक मिल नहीं रहा है। कई जगह पर तो हम ये देख रहे हैं कि जिनके जमीन पर नल जल योजना बनी हुई है वो बजाता पानी का व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। आपके घर में शादी उदी का जरूरत है तो पंप चलाकर पानी टैंकर में भरते हैं, उसके बदले में आपसे पैसा लेते हैं। इसके अलावा जो योजना, जो सबसे बड़ी योजना थी
जिसको आप लोग शायद ध्यान में नहीं रखते हैं। 7 निश्चय में 2015 में यह अनुमान किया गया था कि बिहार के सभी घरों के नालियों का अगर पक्कीकरण करना हो, जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाना हो, तो करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। हर घर के नाली को पक्की नाली बनाकर उसको एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और बड़े नाले से के पानी को लाकर बाहर गांव से निकाला जाएगा। इस योजना के तहत अभी तक जो मैंने देखा है, किसी के घर के नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया है। ये जरूर है कि गांव में सड़कों के किनारे बड़े कुछ नाले बनाए गए हैं बेतरतीब तरीके से। उन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया, ना उन नालों से पानी को निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। तो पैसा तो निकाला गया, काम हुआ, लेकिन ये ज्यादातर नाले आज बड़े कूड़ेदान के तौर पर वहां पर हैं। इनसे पानी का निष्कासन निस्तारण नहीं हो रहा है। बिहार सरकार के बारे में जो लोग अभी चलते हुए हमको बता रहे हैं, 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं, वो पहला शब्द है अफसरशाही से परेशान जनता। आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, समाज का हर वर्ग बिहार के अफसरशाही से परेशान है। लोगों के शब्दों में अगर कहूं तो लोग, बिहार की जनता ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है। आज जो राज चल रहा है इसको लोग अब अधिकारियों का जंगल राज मानते हैं। अधिकारियों की मनमानी है, जो वो चाहेंगे वही होगा। चाहे आप मुखिया है, जिला पार्षद है, विधायक हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। दूसरा जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है भ्रष्टाचार। सरकार के किसी भी विभाग में बिना पैसा दिए हुए आप काम करा नहीं सकते हैं, चाहे आपकी कुवत कितनी भी हो। मुखिया जी लोग भी खुद पैसा देकर काम करा रहे हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो भी आपको पैसा देना है, चाहे आपको जमीन का रसीद कटाना है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, जाति प्रमाण पत्र लेना है, पासपोर्ट बनवाना है, कोई भी काम करना है, चाहे किसानों को बिजली का कनेक्शन लेना है, बिना पैसा दिए हुए कोई भी काम बिहार में आप आज नहीं करा सकते हैं। और तीसरा जो एक नया शब्द बिहार में मैं सुन रहा हूं, पिछले 4-5 साल से शायद आया है, वो शब्द है पीसी, दलाली का नया नाम। योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 50% तक दलाली को काटा ही जाना है और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। तो मोटे तौर पर मेरा अभी तक का अनुभव, जो लोगों ने बताया, जो हमने आंखों से देखा, वो ये रहा। अब अगर आपके जो प्रश्न हैं वो